नमस्कार। हिमाचल प्रदेश के सबसे बेबाक शो हिम मंच में आपका स्वागत है। हिम मंच में इस बार हमारे सवालों के घेरे में रहेंगे शिमला लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद वीरेंद्र कश्यप। सबसे पहले इन्हें जनता के तराजू में तोलते हैं। जो बातें इनके पक्ष में जाती हैं वो ग्रीन मीटर में आपको दिखाई देंगी और जो बातें इनके विरोध में हैं वो रेड मीटर में दिखाई देंगी। साधारण छवि वाले नेता हैं, सबसे मिलने जुलने वाले नेता हैं, पढ़े लिखे हैं, फिजिक्स के लेक्चरर रह चुके हैं, लगातार दूसरी बार लोकसभा में हैं, कभी जननेता नहीं बन पाए, फिर मोदी लहर के भरोसे हैं, टिकट मिलना भी तय नहीं है, हाटी समुदाय की लड़ाई आज भी मझधार में है। वीरेंद्र जी तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। तो वीरेंद्र जी, लोकसभा चुनावों की रणभेरी बजने ही वाली है, तो क्या आप तीसरी मर्तबा के लिए बिल्कुल तैयार हैं? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। आप ये बताइए कि क्या आप अपने टिकट के लिए बिल्कुल आश्वस्त हैं? वैसे सत्ता के गलियारों में चर्चाएं तो बहुत तरह की हो रही हैं, कई उम्मीदवार आस लगाए बैठे हैं, कई लोग आस लगाए बैठे हैं, वो कहीं आपको टक्कर तो नहीं दे देंगे? देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा राजनीतिक दल है जी, और हमारी एक चुनाव की प्रक्रिया से हमको गुजरना पड़ता है, पर जहां तक हमने पिछले 5 वर्षों में जनता के बीच में अपने आप को जैसे स्थापित किया है, पार्टी के कार्यक्रमों को लेकर आगे बढ़े हैं, तो हम आश्वस्त हैं कि पार्टी डेफिनेटली हमको इस बार कंसीडर करके जो है वो इस बार फिर चुनाव में यदि टिकट मिलता है, यदि तो दो पारियों की ऐसी क्या उपलब्धियां आप मतदाताओं को गिनवाएंगे ताकि आपकी ओर आकर्षित हो जाए, भाजपा की ओर आकर्षित हो जाए? देखिए, यहाँ के बहुत से मुद्दे जो हैं शिमला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के पिछले कई वर्षों से जी, विभिन्न जो भी यहाँ से हमारे पहले के सांसद रहे हैं, मेरा यह मानना है कि उन मुद्दों को कभी लोकसभा में उठाया नहीं गया और हमने कोशिश की है कि उन मुद्दों को जो है वो हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी पंचायत है, जहां पर 125 करोड़ लोगों के कानून बनता है, पॉलिसीज बनती हैं, कार्यक्रम बनते हैं, तो उसमें हमने उठाने का प्रयास किया। और सबसे बड़ी बात जो है, सांसद को जनता के बीच में रहना और जनता के लिए जो है वो काम करना, उनकी समस्याओं को समझना, ये तभी हो सकता है कि अगर सांसद जो है लगातार वो लोगों के बीच रहे, अपने मतदाताओं के बीच रहे, अपने दुर्गम क्षेत्र में जो है वो जाकर जो है वो अपनी बात को। क्या लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा एक बार फिर काम करेगा? डेफिनेटली, ये तो सारा देश देख रहा है और इस बार मुझे लग रहा है कि जो 5 वर्ष में मोदी जी ने जिस तरह से हर वर्ग के लिए, हर क्षेत्र के लिए काम किया है, इस बार उससे भी व्यापक जो है हमको ज्यादा जन समर्थन मिलेगा। आप ये कहना चाहते हैं कि मोदी लहर दौड़ रही है, तैर रही है? देखिए, पिछली बार तो हम कह रहे थे कि एक तूफान है और तूफान के साथ साथ कह सकते थे कि मोदी जी के लिए ऊपर बहुत विश्वास लोगों ने किया है। मोदी सरकार को लोग रिपीट क्यों करें? रिपीट इसलिए करेंगे क्योंकि उन्होंने जो 5 वर्षों में काम किया है, चाहे वो महिलाओं के लिए आगे लाने का, उनको ज्यादा सशक्त करने का, जिस तरह से किसानों के लिए कहा गया 2022 तक हमने किसानों की आमदनी को डबल करना है, केवल नारा ही नहीं दिया, कांग्रेस की तरह जो है गरीबी हटाओ का नारा हर बार जो है वो देते थे, परंतु मोदी जी ने कहा 2022 तक जो है किसानों को हम उनकी आमदनी को डबल करेंगे, पर डबल करने के साथ साथ बजटरी प्रावधान भी किया गया, चाहे वो हमारी विभिन्न योजनाएं हैं, चाहे वो सिंचाई से संबंधित है। मेरा यह मानना है कि अगर सिंचाई हमारे किसानों को, पानी उनके खेतों को मिल जाए तो डेफिनेटली उसका जो उत्पादन बढ़ता है। कश्यप जी, नोटबंदी और जीएसटी की वजह से क्या लोगों को परेशानी नहीं हुई? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। मोदी जी जब 2014 का जब चुनाव के लिए सारे देश में जा रहे थे और जिस तरह से पिछली यूपीए की सरकार, कांग्रेस की सरकार के समय में भ्रष्टाचार के अनेक जो है मामले सामने आए थे, तो मोदी जी ने एक ही कहा था,
और उनके मन की बात भी यही थी, सारे देश का भी एक ही मत था कि देश में जो है वो भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए। मोदी जी ने कहा भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाऊंगा। और जहां तक आप कह रहे हैं कि ये जो आज नोटबंदी की बात कही गई और जीएसटी की बात कही गई, ये एक जो है फैक्टर है कि देश में से जो भ्रष्टाचार को हम मुक्त करने के लिए जो है वो काम करने का एक इनिशिएटिव जो है लिया गया। कश्यप जी, पर कांग्रेस तो कह रही है, दूसरे दल भी कई कह रहे हैं कि बहुत नुकसान हुआ, लाखों रोजगार चले गए और छोटा व्यापारी पिस गया, परेशान हो गया, कई उद्योग धंधे बंद हो गए। तो नहीं, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। और अगर आंकड़ों पर अगर हम जाते हैं, क्योंकि कोई भी सरकार है, आंकड़ों पर जो है जो फैक्ट्स हैं वो हमारी सरकार के आंकड़ों पर जो है वो हम उस पर निर्भर करते हैं, कोई भी योजनाएं बनती हैं। विपक्षी तो ये भी कहते हैं कि मोदी जी सिर्फ विदेशों के दौरे करते रह गए 4.5 साल। बिल्कुल नहीं, विदेशों के दौरे करना भी जरूरी है। देश में हम क्या कर रहे हैं, मोदी सरकार क्या कर रही है, देश में हम क्या करना चाहते हैं, तो वो जब तक हमारे प्रधानमंत्री बाहरले मुल्क में जाकर इंटरेक्ट नहीं करेंगे वहां की सरकारों के साथ, वहां के हेड ऑफ द स्टेट के साथ, तो डेफिनेटली जो है वो हम अपने आप को ऊंचा नहीं उठा सकते। आपको ये लगता है कि ना ही भारत को नंबर 1 पर ले जाने का जो हमारा एक सपना है वो भी पूरा नहीं हो सकता। आपको ये लगता है कि नोटबंदी और जीएसटी के दूरगामी सकारात्मक परिणाम होंगे? ऐसा लगता है, पॉजिटिव रहेगा क्या? मेरा ये मानना है कि इस देश की जनता मोदी जी के हक में है। यहाँ के युवा हों, यहाँ के गरीब लोग हों, यहाँ के जो हैं विभिन्न पिछड़ी हुई जाति के लोग हों, किसी भी वर्ग के लोग हों, वो मोदी जी के साथ आज खड़े हैं। पर वीरेंद्र जी, इस सच्चाई से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है कि छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे बड़े प्रदेशों में आप हार गए। आप तो कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे थे और उधर महागठबंधन बन रहा है, तो क्या आप इसे चुनौती नहीं मानते? दो बातें जो आपने कही है, एक तो कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत। कांग्रेस मुक्त का मतलब ये नहीं कि कांग्रेस पार्टी को ही खत्म करने के जो है वो प्रयास किए जाएंगे, पर कांग्रेस की जो पॉलिसीज रही हैं, एंटी फार्मर्स रही हैं, एंटी जो है वो हमारा देहात रही हैं, एंटी जो है वो युवाओं पर आपका ये कॉन्सेप्ट तो 3 चुनाव हारने के बाद आया। पर नहीं, उसमें एक बात है कि आज जो चुनाव 2019 का हम लड़ेंगे वो मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। मोदी जी के लिए जो है वो लोग आज वोट देंगे। पर 3 जो चुनाव आपने कहे, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो या राजस्थान है, जी जी, डेफिनेटली इस बात को आज हम मानते हैं कि सरकारें हमारी वहां पर पिछले कई वर्षों से चल रही थी, 3 टर्म में जो है वो एक एंटी इनकम्बेंसी भी वहां की स्टेट लीडर के खिलाफ हो सकता है, परंतु वो मोदी जी के लिए वोट नहीं दिया गया। नारे भी लगे कई बार, कई स्टेटों में लोगों ने नारे कहा कि हम ऊपर का वोट जो है मोदी जी के साथ है। राजस्थान में सीधे तौर से कहा एंटी इनकम्बेंसी इज वन ऑफ द फैक्टर। बट एक बात हमको निश्चित तौर से मानना है कि 2019 का चुनाव वो मोदी जी के लिए जो है वोट इस देश की जनता, यहाँ के मतदाता देंगे। अब तो प्रियंका गांधी भी सीधे सीधे राजनीति में कूद गई हैं। उनके भाई राहुल गांधी उन्हें महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। भाई इसमें तो यही लगता है कि राहुल जी को पूरी ताकत लगा दी कांग्रेस ने कि इस परिवार का जो है वो युवा को एस्टेब्लिश किया जाए कांग्रेस में। वो नहीं हुए एस्टेब्लिश, फेल हो गए। मेरा सीधा सीधा ये की मानना है कि आज अगर राहुल जी की जगह पर प्रियंका को आगे लाया जा रहा है, उसकी बड़ी बहन को आगे लाया जा रहा है, तो डेफिनेटली इट इज अ फेल्योर ऑफ राहुल जी। मैं आपसे भी एक प्रश्न पूछता हूं, बोलिए। राजनीतिक क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को चांस मिलता है तो क्या वो पीछे हटेगा? राहुल जी को 10 साल लगातार समय मिला, उनकी सरकार रही, परंतु उन्होंने कभी भी जो है वो जिम्मेवारी नहीं ली, एक मंत्री पद तक की जिम्मेवारी नहीं ली। मैं कहता हूं कई बार अगर कोई उनकी जगह और होता तो 1-1.5-2 साल के बाद मनमोहन सिंह जी को बोलता है आप जाइए, यहां पर स्थान मेरा है, मेरे परिवार का स्थान है, जो उनके चलता है। बात है फिर नहीं, वही मैं कह रहा हूं, क्योंकि राहुल जी पूरी तरह से फेल है। और वो मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, पर इतना मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के लोगों ने सोच लिया कि राहुल जो है वो कैसे है, राहुल जो है हमारा बेड़ा पार नहीं कर सकते। 3 राज्य आप हार गए। तो मैंने कहा ना कि वो राज्य के जो वोट थे वो केंद्र के लिए वोट नहीं दिए गए थे, वो स्टेट के इश्यूज हैं। चलिए आप ये बताइए
कि चुनावों में महंगाई, पेट्रोल डीजल के दाम आपको परेशान नहीं करेंगे? पेट्रोल डीजल के दाम तो घट रहे हैं, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। विपक्षी हमले कर रहे हैं, कालाधन कहाँ लाए, कितना लाए? नहीं, वो विपक्ष का जो है वो धर्म है तो हम पर हमले बोलें, परंतु सही रूप में बोलें, देश को गुमराह ना करें, देश के सामने झूठ मन ना बोलें। अब हम कहने जाए 3 स्टेट्स की जहां तक बात आई, वहां पर उन्होंने कहा हम किसानों के जो है वो ऋण माफ करेंगे। आज क्या हो रहा है? एक झूठ, सरासर झूठ, और लोगों को गुमराह करने का, किसानों को गुमराह करने का जो एक तरीका ढूंढा उन्होंने। कमलनाथ और उधर गहलोत साहब कह रहे हैं कि भी 24 घंटे में कर दिया हमने। तो क्या हुआ, बता देना, फिगर्स लाएं, सामने रखें जनता के सामने। जनता को केवल मात्र कहने से थोड़ी नहीं होगा। तो चलो यही बता दीजिए कि 2 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ? देखिए, जहां तक नौकरियां हम डॉक्टर साहब जनरली गिनते हैं सरकारी, सरकार के पास कोई भी सरकारें आएगी वो सरकारी तंत्र में जो है वो नौकरियां नहीं दे सकती। परंतु मैं कहना चाहता हूं, मोदी जी ने कहा था कि इस देश के युवा वो केवल मात्र नौकरी के पीछे मत भागें, दे शुड क्रिएट जॉब्स। किस देश में लगभग 13 करोड़ लोगों को आज जो है बैंक के माध्यम से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत जो है लोन दिए गए। इसमें 30% वो लोग हैं जिन्होंने पहली बार बैंक से ऋण लिया है अपने काम करने के लिए। चलिए, और यही नहीं, एक फिगर और देना चाहता हूं कि इसमें 74% जो है वो महिलाएं हैं। आपके प्रदेश की बात कर लेते हैं, खासकर आपके चुनाव क्षेत्र की बात कर लेते हैं। कितने नए उद्योग धंधे लग गए और कितने पर्यटन को पंख लग गए? देखिए, वैसे शिमला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में वैसे तो पिछली बार जो हमारे अटल जी की सरकार थी, हमको जो है वो इंडस्ट्रियल पैकेज मिला था, उसके अंतर्गत काफी यहाँ पर उद्योग धंधे लगे हैं। आप हिमाचल प्रदेश को एक और विशेष औद्योगिक पैकेज दिए जाने के पक्षधर हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली, क्यों नहीं होंगे। कुछ प्रयास भी किया आपने इस बारे में? इसमें हमने कोशिश की है कि जो पिछला पैकेज था, जिसमें कांग्रेस के आने के बाद जो है, जब कांग्रेस की यूपीए सरकार आई, उन्होंने उसको डाइल्यूट किया, पर फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि मोदी सरकार आने के बाद हिमाचल प्रदेश को विशेष जो है वो दर्जा, जो हमारा 90% का जो है मिलता था, यानी केंद्र की योजनाओं में शेयर, वो बंद कर दिया था यूपीए सरकार ने, वो हमको वापस मिला है। कश्यप जी, हिमाचल प्रदेश में रेल नेटवर्क को ही ले लीजिए, हिमाचल प्रदेश में बहुत कम है। अभी तक भानुपल्ली, बिलासपुर, मनाली, लेह रेल लाइन, बातें तो हो ही रही हैं, पर कुछ हुआ नजर तो जमीन पे नहीं आता। उसमें डॉक्टर साहब काम चल रहा है, पर जहां तक मेरे अपने क्षेत्र की बात मैं आपके क्षेत्र पे आया हूं, बद्दी चंडीगढ़, फिर एक नालागढ़, बद्दी, बरोटीवाला, फिर आगे कालाम से होते हुए सिरमौर जिले के देहरादून तक, पांवटा साहब से होते हुए, है ना जी। और एक सिर्फ छोटी सी बात है, वो परवाणु आपका औद्योगिक क्षेत्र है और उसके साथ कालका लगता है। दूरी छोटी है लेकिन वो ब्रॉड गेज लाइन बन जाएगी परवाणु और कालका के बीच में, तो उद्योगपतियों को बहुत फायदा होगा। डेफिनेटली, आपने बिल्कुल सही कहा कि परवाणु को पहले बात भी चली थी, और जब दी देन हमारी जब सरकार थी तो नीतीश कुमार जी हमारे रेल मंत्री थे, तो वहां पर एक शिलान्यास किया गया। वो पत्थर तो वो अब गायब हो गया, वो डिस्प्यूट हो गया लैंड का, पर मैंने इस बात को रखा भी था, परंतु वो चलिए वो आई गई हो गई है। पर एक दो जो मेरे मामले हैं, एक जो हमने कहा था चंडीगढ़ को यानी बद्दी बरोटीवाला के साथ जोड़ना, उसका मकसद ही ये था, परंतु वो जो है वो चंडीगढ़ से हमको लैंड नहीं मिली। का कुल उद्योग जो है उसका 70-80% तो आपके ही चुनाव क्षेत्र में। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूं जी, बताएं कि हम चाहते हैं कि चंडीगढ़ को उसके साथ जोड़ा जाता, परंतु लैंड डिस्प्यूट की वजह से वो नहीं हुआ। अब वो जो है चंडी मंदिर के साथ बद्दी को जोड़ा जा रहा है, उसमें थोड़ा जो है वो लैंड के जो मैटर्स हैं उस पर जो है जल्दी सॉर्ट आउट किया जा रहा है। लगभग 100 करोड़ के करीब जो है वो पैसे का प्रावधान भी केंद्र की सरकार ने किया है, आने वाले दिनों में वो जल्दी ही। और फिर नालागढ़, बद्दी बरोटीवाला और हाँ, वो हमने रखा कालांग, सिरमौर, बिल्कुल बिल्कुल, वो हमने कहा घनौली से पंजाब जहां ब्रॉड गेज आती है उसको हम नालागढ़, उसके बाद बद्दी बरोटीवाला, और फिर कालाम से होते हुए हम जो है पांवटा साहब, और फिर उसको उत्तराखंड के साथ ले जाएं, तो यानी देहरादून के साथ जोड़ना, यानी हम ये कॉरिडोर जो है पूरा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन जाए। आपको याद होगा कि किसी जमाने में, राजाओं के वक्त में, अंग्रेजों के जमाने में,
घनौली से नालागढ़ रेल लाइन थी। डेफिनेटली उसी, तभी मैंने कहा कि हम इसको करना चाहते हैं। और पिछले टेन्योर में मैंने इसके लिए डिमांड भी किया था कि इसका सर्वे किया जाए। 2011 में सर्वे किया गया है, परंतु सर्वे में पाया गया है कि इसमें कॉस्ट ऑफ जो कंस्ट्रक्शन या कॉस्ट जो है वो ज्यादा लग रही है। पर हमने इसको फिर दोबारा किया है। एक और मैं कहना चाहता हूं कि पांवटा साहिब हमारा एक रिलीजियस प्लेस है, इंटरनेशनली उसको हम उसके साथ जोड़ते हैं, क्योंकि सिख धर्म के जो 10वें गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह जी के साथ वो जुड़ा हुआ हमारा शहर है। तो हमने इस बार इस मामले को उठाया है कि यमुनानगर हमारा जो है नियरेस्ट स्टेशन है, तो यमुनानगर को जो है उसके साथ पांवटा साहिब को लाइन के साथ जोड़ दिया जाए, तो वो इंटरनेशनली हमारे को कनेक्ट हो जाएगा। इस पर भी अभी सर्वे हुआ है और आने वाले दिनों में डॉक्टर साहब मैं कह सकता हूं कि ये लाइन हमको मिलनी चाहिए और मिलेगी। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा, संवेदनशील उस हिसाब से। दशकों से गिरिपार के लोग संघर्षरत हैं कि उनको कबायली दर्जा दिया जाना चाहिए, दिया जाए। कुछ भी नहीं हो रहा है। कुछ इलाके प्रदेश के और भी हैं। देखिए जो हाटी समुदाय तो बहुत संघर्ष, बिल्कुल बिल्कुल गुस्से में भी है। सही है, बहुत लंबे समय से ये मामला चल रहा है। और जब 2009 में मुझे पहली बार मौका मिला संसद में जाने का, तो उस वक्त हमने इसको इशू को उठाया था। दी देन प्राइम मिनिस्टर से हमने एक बड़ा डेपुटेशन जो है वो यहाँ से चुने प्रतिनिधि का हम लेके गए थे, और उसमें फिर कहा गया कि इसकी रिपोर्ट जो है प्रदेश से मंगाई जाए। उस पर जो यहाँ पर यूनिवर्सिटी के जो हमारी डायरेक्टर हैं श्रीमती नेगी जी, उनके माध्यम से एक रिपोर्ट तैयार की गई, परंतु वो रिपोर्ट टाइमली सबमिट नहीं हुई। इन द मीन टाइम सरकार बदली है, और हमने फिर उसके बाद दोबारा मौका जब मुझे 2014 में मिला, तो हमने फिर कोशिश और की, और मोदी जी तक उस मामले को हम ले गए। चाहे वो हमारे होम मिनिस्टर से संबंधित था, चाहे वो ट्राइबल मिनिस्टर से संबंधित था, आरजीआई से संबंधित था, शेड्यूल्ड कास्ट जो हमारा यानी कमीशन है, ये चीजें जो है इनकी रिपोर्ट के अनुसार जो है वो कोई भी क्षेत्र या जो भी कास्ट है या वो ट्राइबल घोषित होती है। तो उसमें अब ये मामला चल रहा है, और मुझे लगता है कि ये मामला जल्दी ही इसका कोई सॉल्यूशन हमारे सामने होगा। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रधानमंत्री मोदी भी कहते रहे इस बात को जब भी हिमाचल प्रदेश में आए, प्रधानमंत्री बनने से पहले और बाद में, आपके क्षेत्र में टमाटर बहुत है, जिंजर बहुत है, अदरक बहुत है, सिरमौर में, सोलन में टमाटर है, शिमला में सेब है। तो क्या इन फसलों पर आधारित विधायन उद्योग नहीं लग सकते, प्रोसेसिंग यूनिट्स नहीं लग सकते? इसमें क्यों देरी है, क्यों नहीं हो पाता ये? देखिए ये बात सही है आपकी। ये डिमांड हमारे टमाटर ग्रोइंग एरिया जो सोलन का है या सिरमौर का क्षेत्र है, उसमें टमाटर और ऑफ सीजनल वेजिटेबल बहुत पैदा की जाती है। लगातार ये मांग हम उठा रहे हैं, पर अब जो केंद्र की सरकार की एक नीति बनी है, उसके माध्यम से यही है कि हम इसको सरकारी तंत्र में नहीं लगाएंगे, परंतु सुविधाएं पूरी देंगे। तो कोई भी जो अगर प्राइवेट क्षेत्र में कोई लगाना चाहते हैं, तो वो हमने इस बात की जो है वो क्वेश्चन भी रेज किया था, तो उन्होंने कहा कि कोई भी प्राइवेट जो है वो कंपनी या प्राइवेट जो अगर कोई लगाना चाहे तो हम उसमें जो भी सुविधा है वो पूरी देंगे, परंतु जो गवर्नमेंट क्षेत्र है उसमें सरकारी तंत्र के माध्यम से वो अभी नहीं लग रहा है। आने वाले दिनों में हम कह सकते हैं, जहां तक सेब की आपने कही है, हिमाचल प्रदेश तो जाना ही जो है वो एप्पल स्टेट के नाम से जाता है, और एप्पल पैदा करने वाले हमारे जो किसान हैं, बागवान हैं, सारे साल में इतने मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद अगर उनको रेट सही नहीं मिलता है तो बड़ी समस्या आती है। अभी पिछले दिनों आपके ध्यान में होगा कि बाहरली स्टेट से, बाहरली कंट्रीज से जो है सेब का इंपोर्ट किया गया, सस्ता है, हिमाचल का महंगा हो जाता है, वही आयात किया गया। हमने कोशिश की, और दिल्ली में हमने मंत्री जी से भी और प्रधानमंत्री के नोटिस में भी इस बात को हमने डाला कि ये जो इंपोर्ट ड्यूटी है इसको बढ़ाया जाए, ताकि जो है बाहर का सेब जो है वो हमारे सेब से काफी हाई उसमें रेट पर ज्यादा रहे, ताकि हमारा यहाँ का जो किसान है, बागवान है, जो दिन रात मेहनत कर रहा है, और जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश को आर्थिक तंत्र में भी हमको काफी जो है वो मदद मिलती है, तो उसमें हमारा किसान पिसना नहीं चाहिए। सही कहा आपने कि हिमाचल की आर्थिकी सेब पर टिकी हुई है। अब आगे बढ़ते हैं। अंत में
आपके लिए एक रैपिड फायर राउंड है और 5 प्रश्न है उसमें, और आपने हर प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में देना है। इससे सिवाय और कुछ नहीं। चलिए उसका जवाब देंगे। क्या मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आरएसएस के प्रभाव और दबाव में काम करते हैं? मेरा ये मानना है कि जयराम ठाकुर जी इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, और ये कहना कि आरएसएस के दबाव में काम कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, किसी भी रूप में। क्या इस सरकार में नौकरशाही हावी है? जो जयराम ठाकुर सरकार है वो अपने निर्णयों के आधार पर प्रदेश के हित में हमारे विकास को हम किस तरह से आगे ले जा सकते हैं, वो सरकार काम कर रही है। ब्यूरोक्रेसी जो है पूरी तरह से कंट्रोल में है, और ब्यूरोक्रेसी वही काम कर रही है जो हमारी प्रदेश की सरकार चाहती है। क्या जयराम सरकार में परिपक्वता की कमी है? मैं कह सकता हूं कि परिपक्व सरकार है, अच्छी सरकार है, बेहतर सरकार है। क्या सरकारी सेवाओं की तर्ज पर राजनीति में भी अधिकतम आयु सीमा तय होनी चाहिए? राजनीति अनुभव के आधार पर जो है आगे बढ़ती है, और मेरा यही मानना है कि इसमें एज लिमिट जो है वो कोई मैटर करने वाली नहीं है। क्या लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ ही करवाए जाने चाहिए? बिल्कुल, मैं इसके पक्ष में हूं। कश्यप जी, आप हिममंच में आए, हमारे साथ, हमारे व्यूअर्स के साथ अपने विचार साझा किए, इसके लिए आपका धन्यवाद, आपको शुभकामनाएं। वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत। हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। धन्यवाद।